जोहार, जय मूल्यवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। नीट के मामले में हमने इसके पहले भी कई बार चर्चा की है, जिसमें इम्पा के कई सारे डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए थे। तमिलनाडु से जो सोशल एक्टिविस्ट है विकी चौधरी, वो भी इसमें उस चर्चा में शामिल हुए थे। नीट का मामला पिछले कई महीनों से चर्चा में था और अब फिर एक बार वो चर्चा में आया है, क्योंकि नए जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन लाया गया कि नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ही तमिलनाडु में ये सारा मामला बना था। तमिलनाडु की सरकार ने, जो एम के स्टालिन की सरकार है, उन्होंने एक समिति का गठन किया था कि नीट की वजह से उनके उनके राज्य में उनके जनता को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसके विरोध में बीजेपी के लोग मद्रास हाईकोर्ट में गए। केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा मद्रास हाईकोर्ट में दायर कर दिया कि ओबीसी को उसमें किसी प्रकार का कोई जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उस प्रकार से कई सारी चर्चाएं पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। फिर एक बार हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो इस वक्त चर्चा में है, वो है कांवड़ यात्रा का। एक तरफ ओबीसी का आरक्षण, यानी नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया, दूसरी तरफ ओबीसी के ही बड़े पैमाने पर लोग कांवड़ यात्रा में कांवड़ ढोने के लिए जाते हैं। तो उनको कैसे समझाया जाए कि उनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनका शोषण हो रहा है, उनको अपने हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। विकास जी, स्वागत है एमएन टीवी पर। और सबसे पहला सवाल मेरा कांवड़ यात्रा को लेकर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाने की बात की। उत्तराखंड सरकार ने भी इसको माना कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगानी चाहिए। शुरू में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने इस बात को नहीं माना कि रोक लगानी चाहिए। फिर कल एक डेवलपमेंट हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डांटा या फटकार लगाई। उसके बाद योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांवड़ यात्रा को चुनावी मुद्दा बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है? बीजेपी के पास अभी ओबीसी के वोट को लेने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं। बीजेपी के सारे काम ओबीसी के विरोध में हो रहे हैं जी। चाहे वो ओबीसी के फर्जी एनकाउंटरों का मुद्दा हो, चाहे अभी जो बांदा कृषि यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई उसमें ओबीसी का केवल एक आदमी रखा गया। तो इस प्रकार से जो तमाम मुद्दे हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़े वर्ग की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, जो ठाकुर जाति के और ब्राह्मण समुदाय के जो दबंग लोग हैं वो लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के जो हक अधिकार की लड़ाई है, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पिछड़े वर्ग के साथ आरक्षण में घोटाला किया गया। तो ये जो तमाम पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के मुद्दे हैं, तो हक अधिकार के मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो लगातार उनके हक अधिकारों पर तो कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को 2017 में बहुमत मिला था, तो केशव प्रसाद मौर्य को तो उप बनाकर चुप कर दिया गया। और योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं लिया गया था कि इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ओबीसी का जो समुदाय है वो बड़े पैमाने पर किसानी का काम करता है, या किसानी के साथ, खेती के साथ जुड़ा हुआ समुदाय। तो जो आवारा पशुओं का मामला है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया और उसकी वजह से भी किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसानों के विरोध में 3 कानून पास किए, उससे भी किसानों में, मतलब ओबीसी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, इन बहुत सारी बातों के आधार पर ओबीसी का जो वोट है और जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में अगर सबसे ज्यादा योगदान था तो पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट का। उनको तमाम प्रकार से बहकाया गया था, यादवों के खिलाफ बहकाया गया, शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ बहकाया गया, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया। तो ये तमाम प्रकार से
उनके नेताओं का चेहरा दिखाया गया, और ये सारा करके 2017 में पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लिया गया, और जिसके बदौलत 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। लेकिन अभी जब पंचायत चुनाव हुए तो पंचायत चुनाव में जो बीजेपी की स्थिति रही वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही, और पंचायत चुनाव में कई जगह बीजेपी के समर्थक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लोगों को इस बात का पता चला कि जो पिछड़े वर्ग के वोट के आधार पर वो 2017 में चुनाव जीते थे, वो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक कहीं ना कहीं उनसे दूर भाग रहा है, वो खिसक रहा है। तो जब वो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक खिसक रहा है तो उनके पास फर्जी हिंदुत्व के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो योगी जी ये दिखाना चाहते थे, देखो भाई ईद आने वाली है, हम ईद पर तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन हम कांवड़ यात्रा के लिए हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा चले। तो ये कांवड़ यात्रा चले ये हम चाहते हैं, ये दिखा करके जो जाहिल टाइप के ओबीसी के लोग हैं, जिनको ब्राह्मणों ने ब्रेन वॉश करके उनको हिंदुत्व के नाम पर उनको इधर उधर लड़ाया जाता है, कभी मुसलमानों से लड़ाया जाता है, कभी किसी और से लड़ाया जाता है, और जिनको बहुत सारे अपने हक अधिकार के बारे में एबीसीडी की भी जानकारी नहीं, क्या हक अधिकार ओबीसी के हैं, क्या ओबीसी को मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, तो ये जो हक अधिकार की उनको जानकारी ही नहीं है, तो इसकी वजह से उनको भड़काना आसान होता है। उनके अंदर उतना पढ़ाई लिखाई का लेवल भी नहीं है, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर एजुकेशन की हालत क्या है, प्राइमरी एजुकेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अभी जब सरकार ने बगैर परीक्षा के ही पास करने का कार्यक्रम बना दिया है, तो बगैर परीक्षा के ही लोग पास हो रहे हैं। जब बगैर परीक्षा के 100% लोग पास हो रहे हैं तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, जैसा आरएसएस बीजेपी के लोगों ने समझाया है, कांवर उठाना जरूरी है। तो ये कांवर उठाने का जो कार्यक्रम है ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ मामला है। एजुकेशन का लेवल इसलिए ग्रामीण इलाकों में खत्म किया गया है ताकि उनका उपयोग हिंदुत्व के नाम पर या दूसरे नाम पर उनको गुमराह करके उनका उपयोग ब्राह्मणों द्वारा, जो अल्पसंख्य ब्राह्मण है जिनकी एक पार्टी बीजेपी है, तो उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये ओबीसी के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव हैं, जिनको अपने हक अधिकार के बारे में जागृति नहीं है, ऐसे लोगों को कि योगी जी हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हैं और वो चाहते हैं कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, भले ही ईद पर उन्होंने रोक लगाया लेकिन कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए। तो इससे जो है, जो ओबीसी के गांव देहात के लोग हैं, जो जानकार लोग नहीं है, समझदार लोग नहीं है, उनको गुमराह करके उनका वोट हासिल करने का कार्यक्रम है हिंदू के नाम पर। कट्टर हिंदुत्व जिसको बोलते हैं, योगी जी का हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व है कि योगी जी कट्टर हिंदुत्ववादी है। तो एक सवाल खड़ा हो सकता था कि जब योगी जी कट्टर हिंदुत्ववादी हैं तो भी कांवड़ यात्रा कैसे रुक गई? तो उस सवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के बीच में लाया गया कि नहीं, योगी जी तो चाह रहे थे कि यात्रा चलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। जी, यानी योगी जी का जो कट्टर हिंदुत्व का जो चेहरा है वो बरकरार रहे और ओबीसी जो है प्रतिक्रिया में हिंदू बन जाए ताकि उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ सके। अभी यानी एक मुद्दा ये भी आया धर्मांतरण का कि ओबीसी के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये धर्मांतर हो रहा है और मुसलमानों के विरोध में एक प्रतिक्रिया में ओबीसी को हिंदू बनाकर खड़ा करने का ये भी एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना था। उमर गौतम का नाम है या और भी तमाम प्रकार के जो किस्से अभी चल रहे हैं। जो ये धर्मांतरण का मुद्दा है ये भी इसी बात से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप धर्मांतरण के केस निकालेंगे तो परसेंटेज में भी नहीं निकलेंगे। अगर ऑल इंडिया में जितने लोगों को बीजेपी के लोग हिंदू कहते हैं, आरएसएस के लोग हिंदू कहते हैं, जो वास्तव में हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू कहते हैं। तो जिनको आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू कहते हैं, अगर उनकी टोटल जनसंख्या निकाली जाए और फिर धर्मांतरण के मामले निकाले जाए तो वो 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है, आधे का आधा % भी नहीं है। तो अगर इतना कम मामला है तो इतना कम मामला कोई राष्ट्रीय स्तर का इशू नहीं है, कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको बड़ा मुद्दा जानबूझ करके बनाया जा रहा है ताकि ओबीसी, एससी, एसटी के जो मुद्दे हैं और खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के मुद्दे हैं उन पर पर्दा डाला जाए। जैसे योगी ने फर्जी इनकाउंटर कराए सैकड़ों उत्तर प्रदेश में, जो दबंग लोग हैं वो हत्याएं तमाम किए। बलिया में एक पाल बिरादरी के ओबीसी के आदमी की हत्या
पुलिस के सामने और अधिकारियों के सामने कर दी गई। अभी ताजा मामला राठ हमीरपुर का ब्रह्मानंद नगर का है, जहां एक लोधी जाति की लड़की को चुनाव जीतने के बाद जबरदस्ती नाचने के लिए मजबूर किया गया और उसकी शिकायत पुलिस में हुई। पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया अपराधियों के ऊपर, तो उन्होंने दोबारा उस बच्ची को तंग किया, तो तंग होकर के उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसे ही एक दो मामले नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। प्रतापगढ़ में पटेलों के घर तक जलाए गए, उनके मवेशी तक जलाए गए। इसी प्रकार से केशव मौर्य का जो गिरी जनपद है, वहां एक कुशवाहा की हत्या की गई। ऐसे तमाम बहुत सारे उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये बादा यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई तो उसमें ओबीसी को केवल सिंगल एक रखा गया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 75% ठाकुरों को रखा गया, ऊंची जाति के लोगों को और ज्यादा रखा गया। तो 15 में से 11 बादा में केवल ठाकुर हुए। तो ये जो बहुत सारा काम चल रहा है, ये एक भी काम ओबीसी के फेवर में नहीं चल रहा है। तो ओबीसी के फेवर में जब कोई काम नहीं चल रहा है, तो ओबीसी को हिंदू के नाम पर गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है नहीं बीजेपी के पास में। तो वो कह रहे हैं मुसलमान जबरदस्ती से धर्मांतरण करा रहे हैं, जबकि संविधान में सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, और अगर कोई उनके धर्म से सहमत है तो उसको अपने धर्म में शामिल करवाने का संविधान ने अधिकार दिया है, तो इसको रोका नहीं जा सकता। ये सबका जायज अधिकार है। दूसरी बात ये, जब तुम ओबीसी के लोगों को शूद्र समझते हो, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत समझते हो, तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को जो धर्म अच्छा लगेगा उसमें हो जाएंगे, क्योंकि आप तो उन्हें बराबरी का दर्जा दे नहीं रहे। साधारण शेड्यूल कास्ट ओबीसी की बात नहीं है। रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति हैं, वो जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके कमरे को, मुख्यमंत्री के कमरे को गंगा जल से शुद्ध किया गया, धोया गया, उनको टोटी चोर तक कहा गया। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनको वो हिंदू धर्म कहते हैं, वो हिंदू धर्म है नहीं, मगर जिनको वो कहते हैं वो तो मूलतः ब्राह्मण धर्म है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के गुलाम है। ब्राह्मणों ने उनको नीच घोषित किया है, शूद्र घोषित किया, अछूत घोषित किया। ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित किया। लेकिन जिनको वो हिंदू धर्म कहते हैं, भी लिया जाए कि एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू, तो फिर एससी एसटी ओबीसी जो हिंदू हैं वो अपने ही हिंदू भाइयों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं। जब बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं तो लोकतंत्र में तो सबके पास ऑप्शन है कि किसको कहां जाना है। तो इसको आप किस तरीके से गलत ठहरा सकते हैं? तो किसी तरीके से गलत है नहीं। आपके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि आपका धर्म शोषण पर और भेदभाव के ऊपर आधारित है, इसलिए आपके अंदर तो क्षमता है नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म के आदमी को आप अपने धर्म में शामिल करवा लो। ये आपके अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन जो दूसरे धर्म है, चाहे बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, या इस्लाम हो, या क्रिश्चियन हो, या फिर लिंगायत हो, ऐसे जो तमाम, या जैन हो, ऐसे जो धर्म है वो तो बराबरी के आधार पर चलते हैं। तो उनके अंदर ये क्षमता है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करवा सकते हैं, और संविधान ने बकायदा उनको अधिकार दिया हुआ है तो ये करवा सकते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, और इसके मामले 0.5% भी नहीं है। अगर ऑल इंडिया के आंकड़े निकाले जाए तो 0.5% भी इसके मामले नहीं है। तो ये जो हमारे ओबीसी के इशू हैं, ओबीसी की गिनती का इशू है, रिजर्वेशन प्रमोशन का इशू है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का इशू है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे इशू हैं, नीट का इशू चल रहा है, तो ऐसे जो हमारे बहुत सारे इशू हैं, अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलेगा तो ओबीसी के लोग अपने इशूज पर लड़ाई लड़ेंगे, और जब इशूज पे लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, तो ब्राह्मण तो कभी ओबीसी को अधिकार देगा इसकी कल्पना करना ही बेकार। क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले संकेत जी, तो फिर घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो घोड़ा खाएगा क्या? अगर ब्राह्मण लोग अगड़े हैं और हम पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़े हैं, तो क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि ब्राह्मण हमारे हक अधिकार पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए ब्राह्मण अगड़ा। ब्राह्मण हमसे ज्यादा ज्ञानी है इसलिए अगड़ा नहीं है, ब्राह्मण हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है, हमसे ज्यादा काम करता है, इसलिए अगड़ा नहीं है। ब्राह्मण केवल इसलिए अगड़ा है कि उसने षड्यंत्र पूर्वक हम लोगों के हक अधिकार पर, ओबीसी के, एससी के, एसटी के हक अधिकार पर कब्जा किया हुआ है, इसकी वजह से ब्राह्मण अगड़ा है। और हम पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि हम अपने हक अधिकार नहीं ले पाए हैं लोकतंत्र में, आजादी के 74 साल में नहीं ले पाए, इसलिए हम पिछड़े हैं।
तो अगर ब्राह्मण हमको 52% ओबीसी को दे दे अधिकार, तो जब 52 हम हो जाएंगे हर जगह और ब्राह्मण 3.5 पर आ जाएगा, तो ब्राह्मण अति पिछड़ा से भी अति पिछड़ा हो जाएगा। तो कोई भी अपने को पिछड़ा क्यों बनना चाहेगा? तो ब्राह्मण भी पिछड़ा नहीं बनना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से नियंत्रित पार्टी है। आरएसएस ब्राह्मणों का सबसे मजबूत कैडर का और बड़ा संगठन है। तो आरएसएस की जो पॉलिसी है कि ओबीसी के लोगों को नॉन इश्यूज पर लड़ाया जाए, मुसलमानों के साथ लड़ाया जाए, कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ाया जाए, कभी शेड्यूल ट्राइब के साथ लड़ाया जाए, नॉन इश्यूज पर लड़ाया जाए, ताकि जो ओबीसी के इश्यूज हैं वो इश्यूज पर बात ही ना करना पड़े। क्योंकि जैसे ओबीसी के इश्यूज पर बात होती है फिर वो फंसने लगते हैं। जैसे गिनती की बात होती है, जैसे संख्या के अनुपात में आरक्षण की बात होती है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात होती है, प्रमोशन में आरक्षण की बात होती है, नीट में आरक्षण की बात होती है, तो फिर वो घिरने लगते हैं। फिर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर उनको डर लगता है। डर ये लगता है कि अगर समर्थन करें तो खतरा है, और अगर विरोध करते हैं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए ओबीसी के अंदर ये अधिकारों के प्रति जागृति ना हो, बल्कि ओबीसी के लोग धर्म के नाम पर ही धर्मांध बने रहें और मुसलमानों के खिलाफ में लड़ते रहें। ये बीजेपी की और आरएसएस की सोच है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं, सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है, इसका मतलब मुसलमानों के पास कुछ है नहीं। जब अनुसूचित जाति से ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई, तो है किसके पास? इस देश की विधायिका पर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। कार्यपालिका पर 80% लगभग क्लास 1 क्लास 2 में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। न्यायपालिका में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कब्जा कर लिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जमीनों पर 94% लगभग उन्होंने कब्जा ब्राह्मण ऊंची जातियों ने कर लिया। तो अगर ये सारा कब्जा उन लोगों ने किया है, इसका मतलब अगर इस देश में हमको ओबीसी को अधिकार चाहिए तो जिनके पास है उससे लड़ना पड़ेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे जीरो से लड़ने से क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या का जीरो से गुणा करो तो जीरो होता है। अगर मुसलमानों को कुछ नहीं मिला लोकतंत्र में, तो अगर हम केवल मुसलमानों से लड़ते रहेंगे तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। इस देश में ब्राह्मण और ऊंची जातियों ने पिछड़े वर्ग के हक अधिकार पर कब्जा किया है, तो अगर हम उनसे संघर्ष करेंगे तो हम अपना हक अधिकार देश में ले सकते हैं, तो हम अगड़े हो सकते हैं। ओबीसी के लोग क्या सोचते हैं? टाइटल बदलने से हम अगड़े हो जाएंगे, यादव क्षत्रिय लिखने से, कुर्मी क्षत्रिय लिखने से, कुशवाहा क्षत्रिय लिखने से, इससे हम अगड़े हो जाएंगे। तो क्षत्रिय लिखने से अगड़े होना होता तो अब तक हो गए होते, बहुत दिन से लिख रहे हैं। क्षत्रिय लिखने से अगड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर हम 52 का हिस्सा 52 ले लेते हैं तो हम अगड़े हो जाएंगे, अपने आप ही अगड़े हो जाएंगे। तो ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है कि आरएसएस बीजेपी के लोग हमारे लोगों का मिसयूज कर रहे हैं फर्जी हिंदुत्व के नाम पर, और वो हम लोगों को हक अधिकार से वंचित करके हमारे हक अधिकार पर कब्जा करके रखना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है धर्मांतरण। हाँ, ये अभी योगी सरकार का जो कोरोना का मैनेजमेंट रहा कोरोना काल में, दूसरी लहर में, वो बहुत बदतर रहा। दुनिया के कई अखबारों ने, यानी इंटरनेशनल मीडिया जो है या अंतरराष्ट्रीय अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी मोदी सरकार की या योगी सरकार की जो है अवहेलना की है कि उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट नहीं किया, ये दूसरी लहर को रोका जा सकता था। जो योगी सरकार लोगों को सिलेंडर पहुंचाने में कार्यक्षम नहीं रही या उदासीन रही, वही योगी सरकार ये कह रही है कि हम कांवड़ यात्रियों के लिए टैंकर से गंगा जल पहुंचाएंगे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जितनी बड़ी त्रासदी कोरोना काल में हुई, बॉम्बे से लेकर के लुधियाना, पंजाब से लेकर के दिल्ली से लेकर के करोड़ों की संख्या में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले। ऐसी त्रासदी तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब भी इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली, और ये सारा नरेंद्र मोदी के अपरिपक्व निर्णय की वजह से। नरेंद्र मोदी जी ने समय लेकर के लॉकडाउन घोषित नहीं किया और बगैर किसी को बताए एकाएक लॉकडाउन घोषित किया। उससे जो लोगों में जो ये समस्या निर्माण हुई, लोग एकाएक घरों से निकल गए, और जब एकाएक घरों से निकल गए तो कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग रह गए? कुछ भी चीजें नहीं रह गई। और उसके बाद मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा, और पुलिस ने जिस तरीके से लाठी डंडे बरसाए, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से लाठी डंडे बरसाए, उसको देखने के बाद तो ये लगता है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज तो है ही नहीं।
महिलाओं के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे लेकर के हजारों किलोमीटर तक पैदल चलना, सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना, अजीब तरीके की त्रासदी थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था तब भी इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं। जहां तक दूसरी लहर का सवाल है, तो सरकार के पास हेल्थ सिस्टम ग्रामीण इलाके तक है ही नहीं जी। और जो हेल्थ सिस्टम है भी वो लचर है। उसमें भी जो अपर कास्ट के जो डॉक्टर रहे, एक अनुभव ये भी देखने में आया कि वो ज्यादातर कोरोना का बहाना बनाकर या कोई बहाना बना करके वो ज्यादातर अपने को बचाते रहे इससे, इलाज करने से लोगों। और जो पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर रहे, उन्होंने ही ज्यादा ईमानदारी के साथ इस कोरोना काल में काम किया। लेकिन जब सरकार उनको सुविधा ही नहीं दे पाएगी जो उनको जरूरत है, चाहे वो किट की जरूरत है या इंजेक्शन की जरूरत है या दवाओं की जरूरत है, अगर वही, या ऑक्सीजन की जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की थी दूसरी लहर में, तो जब इसकी पूर्ति ही नहीं हो पाएगी तो डॉक्टर फिर क्या कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि हेल्थ सिस्टम इंडिया का इतना कमजोर है कि सरकार ये कहती है कि हमने हाईवे बना दिया। विकास के नाम पर संकेत जी एक फैशन चल रहा है कि जो भी आता है वो केवल हाईवे की बात करता है जी। हाईवे से गांव देहात के लोगों को क्या लेना देना है? हाईवे से आम आदमी को क्या लेना? जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से टोल टैक्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो आने वाले कुछ समय बाद हमारे लोग हाईवे पर चढ़ना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। बल्कि हाईवे बनाने के लिए भी कई सारे गांव उठवाए जाते हैं, उनका वो भी पुनर्वास नहीं होता है। हाँ बराबर है। तो हाईवे भी हमारे लोगों को उजाड़ कर ही बनाए जा रहे हैं। फिर उस हाईवे पर हमारे लोग चलने की स्थिति में भी नहीं, क्योंकि वो टोल टैक्स का पैसा ही जमा नहीं कर सकते। तो ये जो स्थिति है, जो विकास के नाम पर केवल हाईवे बनाए जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। विकास के नाम पर जो हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, विकास के नाम पर जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और विकास के नाम पर जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, वो सारी चीजें तो गायब है। दूसरी लहर में इतनी ज्यादा हाय तौबा इसलिए मची कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हम ऑक्सीजन तक लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए, तो इससे पता चलता है, और ऑक्सीजन के अभाव में लोग सड़कों पर मर रहे हैं इतनी ज्यादा, और गंगा में लाशें बहाई जा रही। जिस गंगा को बड़ा पैसा लगा करके साफ कराया हमारे लोगों ने, सरकार ने, कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम? कि गंगा को साफ कराएंगे। गंगा के साफ के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, क्योंकि गंगा साफ क्या हो, आज तो हुई नहीं। और फिर गंगा में लाशें तैर रही थी। इतना ज्यादा अव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो एक बात ये अच्छी रही कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं ग्रामीण इलाकों में, और जो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ग्रामीण इलाके के लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं आए, ज्यादातर वो उधर ही इलाज करवा के रह गए। नहीं तो अगर ग्रामीण इलाकों के लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर आते तो फिर इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती। तो ये जो इतनी ज्यादा मौतें हुई कोरोना में, इसके जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार ने समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया होता तो जो इतनी ज्यादा मौतें हुई वो मौतें नहीं होती, क्योंकि ये मौतें कोरोना की वजह से कम हुई है। जो मौलिक सुविधा, स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो वहां पर लोगों को नहीं मिली। कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर मेडिकल स्टाफ नहीं है, कहीं पर दवाइयां नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। इस कमी की वजह से ये सारी मौतें हुई। ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर मुकर होकर इस पर आर्टिकल लिखे हैं, अपने अखबारों में उसको छापा है। जिनको सही समय पर इलाज मिल गया उसमें से ज्यादा लोग बच गए जी, और जिनको सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिला वो नहीं बचे। और ये भी जानकारी आई कि जब ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा मच गई तो सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया अधिकारियों द्वारा कि अभी ऑक्सीजन लगा दो सबको, मगर ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा ही खोलो। जब थोड़ा, जितना मरीज को जरूरत है उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी तो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। तो जो एडमिट भी हो गए उनको भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली। तो इसकी वजह से हॉस्पिटल में जो बहुत सारे लोगों की मौत हुई, उसके लिए भी ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार। और बड़े बड़े शहरों में हम लोगों ने देखा जिनके पास पैसे भी हैं उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। बिल्कुल, कई एक्टरों ने आकर के का बताया जो है मीडिया में कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए उनके खास लोग जो है वो मर गए। तो ये आम लोगों की तो बात तो दूर की है, बीजेपी खुद के
विधायक है उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से भी कई सारे लोगों की मौत हुई। बीजेपी के उत्तर प्रदेश जी सरकार को ये हमको नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा स्थिति खराब थी। उसमें एक आदमी थे गंगवार साहब बरेली वाले, संतोष गंगवार, जिनको अभी मंत्री पद से हटा दिया गया। तो हटाने का कारण भी यही चर्चा है कि उन्होंने जो लेटर लिख दिया था, उस लेटर की वजह से उनको हटाया गया। लेकिन वही सरकार कांवड़ यात्रियों के लिए गंगा जल टैंकर से मंगवाने की बात कर रही है, उसके लिए बहुत वो उत्साही दिख रही है। फिर आ जा रहा है कि ये सरकार है, ये इतना कुछ नहीं चाहती है, हमारे को मारना चाहती है। लेकिन मारने के लिए, जैसे मान लो कोई आदमी है, उसको शाम को दारू पीना है, उसको शराब चाहिए शाम को, दिन भर आप उसको जूते हो, लेकिन अगर हमको आप उसको शराब पिला दो तो आपकी दिन भर की सजा माफ हो जाएगी। तो ऐसे जो हमारे लोगों को धर्मांध बनाया गया, दूसरे दिन लात घूसे खाने के लिए वो तैयार भी रहेगा, फिर आ जाएगा आपके घर पे, फिर आ जाएगा। तो ये जो धर्म का नशा हमारे लोगों के ऊपर चढ़ाया गया है, तो हमारे लोगों ने जितना लाज जूता खाया, अगर उनको ये कह दिया जाएगा कि गाँव के लिए तो सरकार गंगा जल ला, मानसिकता बनाई गई है आरएसएस बीजेपी के द्वारा लंबे समय से काम करके जो ये मानसिकता बनाई गई है, उस मानसिकता के तहत जो वोट बटोरने का मामला है वो उसका प्रयास है। हालांकि अभी बहुत हद तक जागृति बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि अभी पहले वाली स्थिति है, लेकिन सरकार का ऐसा सोचना और उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं कि हम इसी के नाम पर वोट बटोर सकते हैं। अब वो बटोर सकते हैं या नहीं बटोर सकते, ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी जो जागृति का लेवल है वो बहुत ज्यादा पिछड़े वर्गों के अंदर भी बढ़ गया है। ये तो 2022 का इलेक्शन ही बताएगा कि इन बातों का कितना असर हो रहा है। लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि इन बातों से ही वोट बटोरा जाए, क्योंकि हमने इनके लिए कोई काम तो किया नहीं। और ये खुले तौर पर कोरोना की दूसरी लहर में ये साफ दिखाई दिया। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि अभी दूसरा मुद्दा जो सारे देश भर में चर्चा में है वो है नीट का मामला। ओबीसी का आरक्षण जो है ऑल इंडिया कोटे में नहीं दिया गया। इसके पहले केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इस विस्तार में 27 ओबीसी के मंत्रियों को लिया गया। ये जो विस्तार हुआ है इस पर बीजेपी के द्वारा और जो बीजेपी प्रायोजित जो ब्राह्मण मनिया मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने इस पर खबरें छापी, खबरें बनाई कि ये अभी जो मंत्रिमंडल है वो इंक्लूसिव है, यानी सर्वसमावेशी ऐसा एक मंत्रिमंडल बनाया गया है। शिक्षा मंत्री के तौर पर भी एक ओबीसी व्यक्ति को धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उड़ीसा से है, उनको शिक्षा मंत्री बनाया और उनके द्वारा ही एक नोटिफिकेशन लाया गया नीट का। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि ऑल इंडिया कोटे में, नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी का आरक्षण नहीं रहेगा। और ये सारी चर्चा है, ओबीसी के 27 मंत्रियों को लिया गया है, सर्वसमावेशी बताया गया है और उन्हीं के द्वारा ओबीसी के ही विरोध में काम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? आउटलुक ने एक खबर छापी, ये संकट को टालने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है जी। तो ये संकट जनता के ऊपर था, ये टालने के लिए नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार जी। ये संकट भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर था। अगर आप देख रहे हो तो कितना उथल पुथल उत्तर प्रदेश में मचा हुआ जी। एक तो कोरोना को लेकर के, कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके की अव्यवस्था रही उसको लेकर के कई भाजपा के नेता ही योगी जी के विरोध में थे, तो वो उथल पुथल मचा हुआ था, जो जिसके वोट के बदौलत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार में आए, वो पिछड़े वर्ग के लोग बहुत हद तक नाराज थे। हालांकि उनकी नाराजगी की चर्चा टीवी अखबारों में कम हुई, ब्राह्मणों की नाराजगी की संख्या ज्यादा हुई, मगर वास्तविकता ये आरएसएस को समझ में आती है कि हमने पिछड़े वर्ग के बदौलत सरकार बनाया, तो पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों का जो डैमेज कंट्रोल था, जो डैमेज हो गया, और ये भी सर्वे में आया कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो बीजेपी 100 सीट तक सिमट सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इससे आरएसएस के लोग बहुत घबरा गए और यहां से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लखनऊ का आना जाना शुरू हो गया। बीएल संतोष जी आकर के इधर मीटिंग किए, फिर योगी जी इधर से उधर गए, फिर योगी जी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने में आई। तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये जो उथल पुथल था, वो ये था कि जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया।
लेकिन एक आदमी को, एक जाति के एक आदमी को मिनिस्टर बनाना और फिर पूरे समाज को अधिकार वंचित करना, ये तो बीजेपी के लिए सस्ता सौदा है ना, ये महंगा सौदा तो है नहीं। जो मंत्री बनाए गए 27, उसमें से ज्यादातर जो ओबीसी के लोग हैं उनको राज्य मंत्री बनाया। राज्य मंत्री अगर स्वतंत्र प्रभार नहीं है तो उसके पास कोई खास पावर होती नहीं है, उसके पास केवल पोजीशन होती। जब कैबिनेट मंत्री उसको कुछ देगा तब उसके पास आएगा, अगर उसको कुछ नहीं देगा तो उसके पास कुछ आने वाला नहीं है। तो राज्य मंत्री एक तो बनाया गया, तो इसमें केवल पोजीशन है, पावर नहीं है। पोजीशन है कि उनको गाड़ी मिलेगी सरकारी, ड्राइवर मिलेगा सरकारी, बंगला मिलेगा सरकारी, सिक्योरिटी मिलेगी, स्टाफ मिलेगा, तो ये पोजीशन है। और ये जब पोजीशन ले करके अपनी जाति बिरादरी के बीच में जाएंगे तो उससे जाति बिरादरी के लोगों को ये लगेगा कि ये हमारी जाति का बड़ा नेता आ गया, तो बड़े नेता के साथ में जोड़ना चाहिए। तो इसके लिए ये इनका पोजीशन दिखा करके समाज का वोट लूटने का, जो जिनको मंत्री बनाया गया उनकी पोजीशन दिखा करके समाज का वोट लूटने का कार्यक्रम है। ये किसी प्रकार से ओबीसी को अधिकार दिया गया या ओबीसी के साथ न्याय करने के लिए ये मंत्री बनाए गए, ये सोचना ही पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है। दूसरी बात, ये मंत्री तो बन गए लेकिन इनका पीए भी आरएसएस का आदमी बनेगा, और जब पीए आरएसएस का आदमी बनेगा तो वो हमारा आदमी जो अपने ही जाति के मंत्री को मिलने के लिए जाएगा तो उसे पहले आरएसएस के आदमी जो इनका पीए होगा उससे मिलना पड़ेगा। वो अनुमति देगा तब वो अपने मंत्री से मिल सकते, वो अनुमति नहीं देगा तो अपने मंत्री से नहीं मिल सकते। तो ये तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के नाम पर, तो क्यों बनाया? पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती को रोकने के लिए प्रधानमंत्री बनाया, पिछड़े वर्ग को अधिकार देने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया, तो नीट में जो ओबीसी का रिजर्वेशन जो 27% कोटा है वो नहीं दिया। ओबीसी का आदमी ही अगर ओबीसी का कोटा खत्म करे तो ओबीसी में विद्रोह कम होगा। अगर ब्राह्मण आदमी ओबीसी का कोटा खत्म करे तो ये विद्रोह ब्राह्मणों के खिलाफ हो सकता है। ब्राह्मण जानते हैं उनकी संख्या 3.5% है, अगर उनके खिलाफ विद्रोह होगा तो ज्यादा भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के लोगों को इसलिए मंत्री बना रहे हैं ताकि इनका ही उपयोग करके इनके अधिकार को खत्म किया जा सके। और ये विरोध भी करेंगे तो अपने ही आदमी का करेंगे, हमारा तो करेंगे नहीं। तो हम ब्राह्मण तो सेफ रहेंगे और हम जिनको मंत्री बना रहे हैं इनको इनके माध्यम से ही इनके अधिकारों को खत्म कर देंगे। तो नीट का भी जो मामला है वो इसी तरीके का मामला है। वो हमारे लोगों को मंत्री इसलिए नहीं बनाते कि हमारे लोगों को अधिकार मिले, वो मंत्री इसलिए बनाते हैं कि हमारे लोगों का अधिकार वो खत्म करें और उनका चेहरा दिखा करके हमारे लोगों का वोट लूट लिया जाए। जैसे हमारे लोग मछली पकड़ते हैं तो मछली में अगर केवल कटिया डाल दिया जाए उसमें पानी में तो कोई भी मछली नहीं फंसती, लेकिन अगर कटिया में केचुआ लगा दिया जाए तो केचुआ देख करके मछली फंसती है। तो जैसे केचुआ देख करके मछली फंसती है, वैसे हमारे लोगों को देखकर, अपनी जाति के नेताओं को देखकर हमारी जाति के लोग फंसते हैं। और इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, मगर अभी बनाने का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। मैं तो संकेत जी उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, तो पिछड़े वर्ग के लोगों का कहना है कि इन लोगों को मोहरा बना करके हमारा वोट हासिल करने का कार्यक्रम है। ऐसा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं। तो इनकी जो सोच है ये 2022 में उल्टी भी पड़ सकती है जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी लोगों का सोचने का तरीका अलग हो गया है। 2017 का मामला अलग था कि उन्होंने कहा कि अमन प्रिया पटेल को बना देंगे, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना देंगे, ओम प्रकाश राजभर को बना देंगे, तो लगा समाज को कि हमारा आदमी बन जाए। लेकिन इनकी धोखेबाजी अब 5 साल में सामने आ गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आ गई है और स्टेट गवर्नमेंट की भी आ गई, इसलिए ये चीजें भी इनके लिए आसान नहीं है जी। बिल्कुल, अभी आपने ये नीट में ओबीसी कोटा लागू ना होने के या ना लागू ना करने के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। शायद मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही आपका एक वीडियो आया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, क्या आंदोलन है और किस प्रकार से यह आंदोलन आगे बढ़ेगा? नीट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजों में यूजी में 15% और पीजी में 50% का जो कोटा आता है, उस कोटे में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यह मानना है कि इससे 2017 से लेकर के 2020 तक 11,000 से ज्यादा सीटों का ओबीसी को नुकसान हो चुका है। और अभी ये फिर जो धर्मेंद्र प्रधान ने घोषित किया, इसमें फिर ओबीसी का कोटा
नहीं निर्धारित किया तो इससे बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को अधिकार वंचित किया जा रहा है। जबकि संकटकालीन स्थिति में जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर हैं वो ज्यादा खुल करके काम कर रहे हैं। ऐसा कोरोना के पीरियड में भी बातें देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग डॉक्टर ना बने, इसकी पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा की जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा गलत है और हमारे लोगों के हक अधिकार के खिलाफ में है। तो ये जो हमारे लोगों के हक अधिकार के खिलाफ में है, तो चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ओबीसी का संगठन है, तो इसलिए ओबीसी के हक अधिकार के लिए 3 चरणों में हमने ये आंदोलन घोषित किया है। पहले चरण में कल 20 जुलाई को हम लोग पूरे भारत में जो जिला अधिकारी हैं, जिला अधिकारियों के माध्यम से हर जिले से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजेंगे कि इसमें भी ओबीसी का कोटा बहाल किया। फिर 26 जुलाई को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ऑल इंडिया में जिला मुख्यालयों पर, और धरना प्रदर्शन करके फिर से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम करें। तीसरे चरण में 3 तारीख को हम लोग फिर 3 अगस्त को हम लोग पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों पर रैली निकालने का काम करेंगे, रैली प्रदर्शन करने का काम करेंगे, और फिर से जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम करें। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के सांसद हैं, तमाम पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, या देश के प्रधानमंत्री भी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, शिक्षा मंत्री भी पिछड़े वर्ग से हो गए हैं, तो इन सभी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से लेटर लिख करके ये मांग किया जाएगा कि ओबीसी का कोटा इसमें भी निर्धारित किया जाए। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कम से कम समाज के सामने उनको, समाज को पता चलेगा कि वो हमारे समाज के मंत्री जरूर हैं लेकिन हमारे समाज के किसी काम के नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को अधिकार नहीं दे रहे थे, नेहरू उनके लिए आयोग नहीं बना रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसमें बड़ा मुद्दा ओबीसी का था, उसके लिए इस्तीफा दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी के लिए इस्तीफा दे सकते हैं तो जो मंत्री आज ओबीसी के वोट की बदौलत मंत्री बन रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम ओबीसी के प्रतिनिधि हैं, और ये सरकार में अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है, और वो ओबीसी के हक अधिकार के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो उनको ओबीसी समाज के लोग अपना प्रतिनिधि क्यों माने, अपना नेता क्यों माने? तो इसके लिए उनको समाज के सामने उनको आना होगा, उनको समाज के सामने लाना होगा। या तो इस लड़ाई को लड़े और इस्तीफा दें, या तो मांग पूरी कराएं, या तो इस्तीफा दें, नहीं तो समाज के सामने हम लोग उनको बताएंगे कि इनको नेता ये किस बात के लिए नेता है। अगर हमारे हक अधिकार के लिए बोल भी नहीं सकते तो किस बात के लिए नेता है? तो इसके लिए ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद हुआ था तो नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा था, और 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा लागू करना पड़ा था। तो उस प्रकार से जो देश भर के बहुत सारे संगठनों ने जैसे पिछली बार भारत बंद किया था, तो परिस्थितियां फिर बन रही हैं। अगर नीट में ये मामला नहीं हल हुआ तो आने वाले समय में देश के सभी संगठन मिलकर, जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के हैं, वो मिल करके भारत बंद भी करेंगे। किसी भी स्थिति में जो हमारे लोगों के हक अधिकार है उसको हम लोग हासिल करेंगे, और अपने हक अधिकारों पर कोई कुल्हाड़ी चलाए इसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा पिछड़ा वर्ग। जी बिल्कुल। अभी एक आखिरी सवाल यह है कि दक्षिण भारत में नीट या ऑल इंडिया ओबीसी का ऑल इंडिया कोटा जो है उसके लिए आंदोलन हो रहा है, या उसके प्रति लोगों की जागरूकता है। लोग ही नहीं, सामान्य लोग ही नहीं तो बल्कि राजनेता भी, सरकारें भी, खासकर तमिलनाडु की अगर बात करें तो नेता जो है, राजनीतिक नेता, वो भी इस पर बात कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं देता। क्या ओबीसी में जागृति की कमी है, या ब्राह्मणवादी मानसिकता जो है वो अभी भी उत्तर भारतीय लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है? इसको कैसे समझाएंगे, कैसे इससे बाहर निकालेंगे? दक्षिण भारत में एक तो पेरियार का आंदोलन चला, तो वो कट्टर ब्राह्मणवाद के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन था, तो उसका असर आज भी दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स पर भी उसका असर आज भी दिखाई देता है। आज भी बीजेपी दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा कमजोर है। जहां तक उत्तर भारत का मामला है तो 2 मूवमेंट खास तौर से उत्तर भारत में चले, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठे। एक सोशलिस्टों का मूवमेंट चला, दूसरा काशीराम जी ने बहुजन समाज का मूवमेंट चलाया। इस 2 मूवमेंटों की वजह से पिछड़े वर्ग के मुद्दे पटल पर आए, राजनैतिक पटल पर आए।
लेकिन अब जो लोग उस समय कह रहे थे कि सोशलिस्टों ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, आज तक तो 60 मिला नहीं, मगर जो जो लोग ये मुद्दे उठा रहे थे उन लोगों ने ये मुद्दे गायब कर दिए। और अब बहुत सारे जो उत्तर भारत के राजनेता हैं वो नेता केवल जातीय मैनेजमेंट में लगे हुए, जाति जाति का मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस पर लगे हुए हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है केवल इससे काम नहीं चले। आरएसएस बीजेपी के पास एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के आधार पर वो लोगों को तैयार करते हैं। लोहे की काट लोहा होता है तो विचारधारा की काट भी विचारधारा ही हो सकती है। तो इसलिए विचारधारा की काट विचारधारा है, तो ये एक विचारधारा है कि एससी एसटी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये एक विचारधारा है जो कि सोशलिस्टों ने कुछ हद तक चलाया और काशीराम जी ने पूरी पेवर। विकास जी आपका माइक। हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो काशीराम जी ने पेवर तरीके से इस मूवमेंट को चलाया, लेकिन जो काशीराम जी ने मूवमेंट चलाया वो अभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बजाय अभी वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में कन्वर्ट हो गया। अभी शायद कल की टीवी पर खबर आ रही थी कि बहन जी अभी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। 23 तारीख से उनका ब्राह्मण सम्मेलन है और उसकी जो कमान है वो सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में होगी जी। तो वो तो पूरा का पूरा मामला डैमेज हो गया। जो काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट चलाया था वो बहन जी ने डैमेज कर दिया। अभी मेश्राम साहब के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, वो काशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया था उत्तर प्रदेश में, उसका विकल्प उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और जो अभी बहुजन मुक्ति पार्टी एक बनी है और मेश्राम साहब के सहयोग से चल रही है, उसमें जो कैडर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं बहुजन समाज के, उनका झुकाव उधर बढ़ रहा क्योंकि वो इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी अखिलेश जी हैं, बैकवर्डो के नेता है, या तेजस्वी जी ने ट्वीट भी किया था नीट के मुद्दे पर, या तेजस्वी जी जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था उसके विरोध में भी थे, तो तेजस्वी जी को कोई खास नुकसान उसकी वजह से नहीं हुआ और सबसे ज्यादा सीटें बिहार में वो जीत करके आए। लेकिन अगर चुनाव में उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया, खास बात यह भी है कि ईडब्ल्यूएस का उन्होंने विरोध किया, तमाम ओबीसी के मुद्दों पर वो लड़ाई लड़े, लेकिन जब बिहार का इलेक्शन आया तो जिस तरीके से 2015 में के चुनाव में जब लालू जी नेतृत्व कर रहे थे, तो लालू जी ने मोहन भागवत के आरक्षण विरोधी बयान को जिस तरीके से मुद्दा बनाया था और जिसका फायदा लालू जी को हुआ था उस इलेक्शन में, उस तरीके का मुद्दा तेजस्वी जी ने नहीं बनाया इस चुनाव में। अगर उस तरीके का मुद्दा उन्होंने बनाया होता 2020 के चुनाव में तो तेजस्वी जी की सरकार बन सकती थी बिहार के अंदर। तो ये बात अभी यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो अखिलेश जी को ये बात समझने की जरूरत है कि नीट का मुद्दा 2015 में जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान का मुद्दा था, उतना बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। और अगर इसको उठाते हैं अखिलेश जी, तो बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ध्रुवीकरण अखिलेश जी के साथ में हो सकता है और उनको पॉलिटिकल फायदा इसका मिल सकता है। तो ये काम करना चाहिए, इससे उनको पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा और समाज को भी इसका फायदा होगा। क्योंकि पॉलिटिकल लोग जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो उससे ज्यादा माहौल गर्म होता है और जो सत्ता में लोग होते हैं उनके ऊपर भी दबाव बनता है कि अगर हम इसको हल नहीं करेंगे तो इसका पॉलिटिकल फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। तो जितने भी विपक्षी दल हैं उनको जरूरत है कि इस प्रकार के मुद्दों को उठाने की, इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक खास बात और है, हमारे लोग ब्राह्मणों को कितनी भी पार्टियों में रख ले, कितना भी खुश कर लें, लेकिन ब्राह्मण वहीं इनकी पार्टियों को एसपी बीएसपी को वोट करता है जहां ये कैंडिडेट ब्राह्मण है। जहां ये कैंडिडेट ब्राह्मण को नहीं बनाते वहां कोई भी ब्राह्मण इनको वोट सपोर्ट नहीं करता है। और कई जगह तो अभी ब्लॉक प्रमुख और इसके चुनाव में देखने में आया कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई ब्राह्मण टिकट पा गया है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मदद ना करके ब्राह्मण को मदद किया, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण को मदद किया। तो हमारे पिछड़े वर्ग शेड्यूल कास्ट के नेताओं को इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण केवल हमारा खास बनना चाहते हैं, हमारा हित चिंतक बोलने में बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वो इतने समझदार है, उनको पता है उनका हित कहाँ है। वो जानते हैं कि इस समाज के हक अधिकार पर कुठाराघात केवल आरएसएस और बीजेपी करेगी, तो आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में खड़े होंगे। वो तो जानते हैं अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे
मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी या दूसरे लोग बनेंगे, तो शेड्यूल कास्ट ओबीसी का मनोबल बढ़ेगा, और ये मनोबल बढ़ेगा तो ये तो ब्राह्मणों का मनोबल के लिए खतरा है। ब्राह्मण इसको मानते हैं कि जो हम इनको दबा कर रखे हैं, जब इनका मनोबल बढ़ेगा तो ये इनको दबा कर नहीं रखा जा सकता, इनको गुलाम बना करके नहीं रखा जा सकता, इनके हकों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये बात समझने की जरूरत है पिछड़े वर्ग के नेताओं को, और ये मुद्दा उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये मुद्दा उठाने की जरूरत है। अगर मुद्दा उठाते हैं, चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो जिस प्रकार से 2015 में लालू जी को फायदा हुआ था, उनकी पार्टी को फायदा हुआ था, उसी प्रकार का फायदा यहाँ पर पिछड़े उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो पिछड़े वर्ग के नेता है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या तमाम लोग हो, उनको फायदा मिल सकता है। बीजेपी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन क्या वो ये मुद्दा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये आने वाले समय में हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण ना मिलने का ये जो बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का जो फैसला आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसके विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 3 चरणों में आंदोलन करने जा रहा है, जिसका पहला चरण कल 20 जुलाई को होगा और 26 जुलाई को दूसरा चरण होगा। इस प्रकार से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा उन्होंने की है। हम एमएनटीवी की तरफ से चौधरी विकास पटेल इनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, और उनका जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, उनका जो आंदोलन अभी कल से होने वाला है, जो बहुजन समाज के हित में है, उसके लिए भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और नीट का जो मामला है, इसको लेकर लगातार हम बात करेंगे, आगे क्या होता है, क्या इस आंदोलन का दबाव केंद्र सरकार पर बनता है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। और इसकी जो अपडेट खबरें हैं, अपडेट जानकारी है, हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएनटीवी। शुक्रिया।